बहू भूल मत, तुझे खरीद कर लाया गया है। इस घर की बहू बनाने के लिए अच्छी खासी कीमत दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो अपनी ज़ुबान चलाई। अपनी सास जानकी जी के विचार सुनकर बहू माधवी के कान सुन्न हो गए। भला उसे कब खरीद कर लाया गया और ऐसी कौन सी कीमत दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतना गर्व के साथ गिना रही हैं। उसने पलटकर अपने पति मनीष की तरफ देखा, पर मनीष तो अपनी नज़रें मोबाइल में गड़ाए चुपचाप बैठा हुआ था। पर जानकी जी का बोलना बदस्तूर जारी था। अरे उसकी तरफ क्या देख रही है, इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। माधवी ने जानकी जी की तरफ देखा तो जानकी जी बोली, अरे तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्च उठाया। अरे बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिता ने शादी का हर खर्चा हमसे करवा दिया। अरे लोग तो अपनी बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे पिता ने हमारा ही घर लूट लिया। और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी, जो आज मेरे सामने खड़ी होकर ज़ुबान चला रही है। जानकी जी के मुंह में जो आ रहा था बस वही बोले जा रही थी। जानकी जी इस घर की मालकिन थी। पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिसका उन्हें बड़ा गुरूर था। एक ही बेटा था मनीष। ना उसने अपनी पढ़ाई ढंग से की और ना ही कभी काम धंधे पर उसका ध्यान लगा। एक तो 12वीं फेल, ऊपर से दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता। इसलिए अब उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो लोग तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होते, और जो लोग शादी करने को तैयार भी होते तो उन तक भी उसके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती। आखिर संपत्ति कितनी ही क्यों ना हो, जब लड़का ही ना कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा। और फिर उसकी आवारागर्दी, आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन रहेगी। ऐसे में जानकी जी दूसरे राज्य से माधवी को ढूंढ कर लाई थी। माधवी पढ़ी लिखी थी। माधवी के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब मनीष के लिए जानकी जी रिश्ता लेकर गई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो शादी सामूहिक सम्मेलन में करवाएंगे। लेकिन जानकी जी सामूहिक सम्मेलन में शादी करवाने को तैयार नहीं हुई। एक तो सामूहिक सम्मेलन उनके स्तर का नहीं था, और दूसरा उसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद होंगे। कहीं उनकी पोल खुल गई तो शादी वहीं न टूट जाए। आखिर उन्होंने माधवी के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और इसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरे भी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान है, वो मुझे पूरे करने दीजिए। आखिर समाज में जब से लड़कियों का अनुपात कम हुआ है तब से यह नई प्रथा चल पड़ी है, जहाँ लड़के वाले लड़की पसंद आ जाने पर शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर माधवी के पिता ने हाँ कर दी। माधवी के पिता के हाँ करते ही जानकी जी काफ़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवा कर माधवी को घर की बहू बनाकर ले आई। माधवी के पिता से जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन आज जानकी जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू को खरीदना समझ रही थी, तो ये गलत था। उन्हें लगता था कि वो माधवी की शादी का सारा खर्चा उठाकर उसे लेकर आई हैं तो माधवी सिर झुकाकर उनकी हर बात मानेगी। खैर, माधवी उनकी सिर झुकाकर हर बात मानती भी थी, लेकिन आज एक जरा सी बात पर जानकी जी ने ये सब सुना दिया। दरअसल जानकी जी सुबह पूजा पाठ करती थी, जिसकी तैयारी माधवी करती थी। वो तैयारी करने जा ही रही थी कि उसके पापा का फ़ोन आ गया। उसने मुश्किल से 1 मिनट ही बात की थी कि जानकी जी गुस्सा हो गई। बहू, अब क्या इन लोगों से बात करती है? छोड़ उन लोगों को और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी सारी जिम्मेदारियाँ और फ़र्ज हमारे लिए हैं। तुझे पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने की आदत है। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और पापा तो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए ही फ़ोन लगाते हैं, इसके अलावा तो कोई बात नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट ही तो बात होती है मेरी और उनकी। बस जानकी जी ने इसी बात को दिल पर ले लिया कि माधवी ने पलटकर उन्हें जवाब दे दिया, और उसी के बदले उन्होंने माधवी से इतनी बड़ी बात कह दी। पर माधवी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं, बाकायदा अपने बेटे से शादी कराकर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई हैं। हमने तो नहीं कहा था आपसे
शादी का पूरा खर्चा करने के लिए। हम तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, क्योंकि हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने तो अपनी इज्जत के कारण इतना खर्चा किया था और अब उसे नाम कुछ और ही दे रही हैं। माधवी की बात सुनकर जानकी जी तमतमा गईं। ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज़्यादा मिल गया तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहीं की। अरे तुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सिर पर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आई, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। माधवी की बात सुनकर जानकी जी मनीष से बोली, देख तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और ढंग से काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अभी भी तो कमाने जाने लगा है, शादी से पहले ही कमाने लग जाता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। मम्मी, अपनी गलती का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी करवाई है। इसे पता चलने पर भी ये चुप रही। इतने दिन से तो उसने कुछ नहीं कहा, अब तुम ही ऐसी बातें बोलोगी तो वो तो पलटकर जवाब देगी ही। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। और पहले कमा नहीं रहा था, लेकिन अब कमा रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा तो हो गया हूँ, उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था। ये लोग तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, तो जब अपनी इज्जत के लिए पैसा खर्च किया है तो इसमें बहू को खरीदने का नाम मत दो। मनीष को माधवी के लिए बोलता देख जानकी जी चुप हो गई। आखिर बोलती भी क्या, जिस निकम्मे बेटे के लिए इतना कुछ किया था, अब तो वो बेटा भी बहू के पक्ष में बोल रहा था, और फिर वो गलत भी तो नहीं था। आखिर सम्मान दोगे तभी तो सम्मान मिलेगा। आखिर रहना तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं के साथ है।